मेरी अब भी पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन दिन ब दिन निराश होता जाता था। जी चाहता था कहीं नौकरी कर लूं, पर नौकरी कैसे मिलती है और कहाँ मिलती है ये ना जानता था। जाड़ों के दिन थे, पास एक कौड़ी न थी। 2 दिन एक एक पैसे का चबेना खाकर काटे थे। मेरे महाजन ने उधार देने से इनकार कर दिया था। चिराग जल चुके थे। मैं एक बुक सेलर की दुकान पर एक किताब बेचने गया। चक्रवर्ती गणित की कुंजी थी। 2 साल हुए खरीदी थी। अब तक उसे बड़े जतन से रखे हुए था, पर आज चारों ओर से निराश होकर मैंने उसे बेचने का इरादा किया। किताब 2 रुपए की थी, लेकिन एक पर सौदा ठीक हुआ। मैं रुपया लेकर दुकान से उतर ही रहा था कि एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले पुरुष ने, जो उस दुकान पर बैठे हुए थे, मुझसे पूछा, अरे सुनो, अरे तुम्ही से कह रहा हूँ, कहाँ पढ़ते हो तुम? श्रीमान, पढ़ता तो कहीं नहीं हूँ, पर आशा करता हूँ कि कहीं नाम लिखा लूँगा। मैट्रिकुलेशन पास हो? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, और नौकरी करने की इच्छा तो नहीं है? इच्छा तो बहुत है, पर नौकरी मिलती नहीं। मैं चुनार में एक छोटे से स्कूल में हेडमास्टर हूँ। मुझे एक सहायक मास्टर की ज़रूरत है। 18 रुपये वेतन मिलेगा। 18? हाँ, 18 रुपये। इतनी आय तो मुझ थके हारे पथिक की कल्पना से भी परे है। मैं दूसरे दिन हेडमास्टर साहब से मिलने का वादा करके चला तो पांव जमीन पर न पड़ते थे। ये सन 1899 की बात है। मैं चुनार के उसी स्कूल में असिस्टेंट मास्टर हो गया। पर 1 साल के अंदर अंदर 2 ऐसी घटनाएं हुई कि मेरा आबुदाना उस स्कूल से उठ गया। यूं तो स्कूल में मुझे पढ़ने और पढ़ाने के अलावा किसी और चीज से सरोकार न था, पर एक रोज स्कूल की टीम और अंग्रेजी फौज की रेजिमेंट के बीच फुटबॉल मैच हुआ। अंग्रेजी फौज मैच हार गई। जीत के जश्न में मैं भी स्कूल के बच्चों के साथ शामिल हो गया। हिप हिप हुर्रे के जोरदार नारे लगाए। ये बात स्कूल की इंतजामिया को अच्छी न लगी। उसी स्कूल में मेरे साथ मौलवी इब्ने अली भी पढ़ाते थे। स्कूल इंतजामिया उनसे किसी बात पर नाराज हो गई और उन्हें स्कूल से निकालने पर तुल गई। मुझे लगा ये मौलवी इब्ने अली के साथ ज्यादती है। मैंने मौलवी इब्ने अली का पक्ष लिया। स्कूल इंतजामिया ने इब्ने अली साहब के साथ साथ मुझे भी निकाल बाहर किया, लेकिन इस बार मैं किस्मत का धनी निकला। स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर बेकन की राय मेरे बारे में अच्छी थी। उनकी सिफारिश से मैं बहराइच के एक सरकारी स्कूल में टीचर मुकर्रर हो गया। ये सन 1900 की बात है। तब से 1921 तक मैं टीचर ही रहा। कस्बे कस्बे, गांव गांव, शहर शहर, प्रतापगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, हमीरपुर, बस्ती, गोरखपुर पढ़ाता रहा, पढ़ता रहा और लिखता रहा। इस दौरान मेरे साथ 1-2 गैर मामूली घटनाएं और घटीं। अव्वल तो ये कि मैंने आखिरकार इंटरमीडिएट पास कर ही लिया। मैट्रिकुलेशन पास करने के 1-2 बरस बाद नहीं, पूरे के पूरे 18 बरस बाद, सन 1916 में, जब मैं शहर बस्ती में स्कूल टीचर था। यानी मैं 18 साल बाद हिसाब के मजमून में पास हो सका। जी नहीं, मैं इंटरमीडिएट तब पास कर सका जब यूनिवर्सिटी ने हिसाब नाम के मजमून लेने की शर्त उठा ली। अगर जांच की जाए तो मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट पास करने में सबसे ज्यादा समय लेने का रिकॉर्ड मेरे नाम ही होगा। दूसरी घटना जरा तफसील तलब है। नॉवेल तो मैंने 1901 ही से लिखना शुरू किया। मेरा एक उपन्यास 1902 में निकला, असरार मआबिद, और दूसरा 1904 में, हम खुरमाओ हम सवाब। मेरी पहली कहानी का नाम था संसार का सबसे अनमोल रत्न। ये 1907 में मशहूर रिसाले ज़माना में छपी। उसके बाद मैंने 4-5 कहानियाँ लिखी।
5 कहानियों का संग्रह सोज़े वतन के नाम से 1909 में छपा। उस समय बंग भंग का आंदोलन हो रहा था। कांग्रेस में गरम दल सरगर्म अमल था। इन 5 कहानियों में देश प्रेम की महिमा गाई गई थी। उस वक्त मैं शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर था और हमीरपुर जिले में तैनात था। किताब को छपे 6 महीने हो चुके थे। एक दिन मैं रात को अपने झोपड़े में बैठा हुआ था कि मेरे नाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का परवाना पहुंचा कि मुझसे तुरंत मिलो। जाड़ों के दिन थे। मैंने बैलगाड़ी जुतवाई और रातों रात 30-40 मील तय करके दूसरे दिन साहब से मिला। साहब के सामने सोज़े वतन की एक प्रति रखी हुई थी। मेरा माथा ठनका। उस वक्त मैं नवाब राय के नाम से लिखा करता था। ये किताब तुमने लिखी है? जी। तुमने इसमें जो कुछ लिखा है जानते हो उसका क्या मतलब है? क्या कहते हैं उसे? देश प्रेम। नो नो नो, बगावत, सरासर बगावत। शुक्र करो कि तुम अंग्रेजी अमलदारी में हो। मुगलों का दौर होता तो आज तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाते। तुमने अंग्रेजी सरकार की तौहीन की है। सोज़े वतन की सारी कॉपी सरकार के हवाले करो और आज के बाद बिना सरकारी परमिशन के कुछ नहीं लिखोगे। सोज़े वतन की 1000 कापियां छपी थीं और सिर्फ 300 ही बिक पाई थी। बाकी 700 प्रतियां मैंने ज़माना के दफ्तर से मंगवाकर साहब की सेवा में अर्पण कर दी, जो तुरंत ही जला दी गईं। इस तरह मेरी एक और काविश आग की नज़र हुई। अफसोस ये था कि इस वजह से सोज़े वतन के प्रकाशक और मशहूर ज़माना रिसाले ज़माना के एडिटर मुंशी दया नारायण निगम को खासा नुकसान पहुंचा। अफसोस जताने की गरज से उनके दफ्तर कानपुर पहुंचा। अच्छा, तो अब क्या इरादा है तुम्हारा? दया नारायण साहब, मैं अपने आप को लिखने से बाज नहीं रख सकता। क्या करूं? लिखता हूं तो हुकूमत के इताब का शिकार होता हूं, न लिखूं तो ज़मीर का चोटता है। फिर तो जरूर लिखिए, लेकिन किसी और नाम से। किसी और नाम से? हाँ, इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? नवाब राय ही कौन सा आपका अपना असली नाम है? जब तजवीज़ सुझाई है तो नाम भी सुझा दीजिए। प्रेम स्वरूप? थोड़ा जटिल है। प्रेमचंद? थोड़ा कम जटिल है। ये मेरा तीसरा नाम है और आखिरी भी, क्योंकि 1909 से लेकर तादमे तहरीर मेरी कोई भी सृष्टि स्वाहा नहीं हुई है। ना ही मैं बगावत के इल्ज़ाम में धरा गया हूँ। मैं अब 56 बरस का हूँ और ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूँ। आप कहेंगे 56 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है, पर क्या कहूँ, जब बेरोज़गारी दूर हुई तो बीमारी ने आ घेरा। 1910 से लेकर अब तक मैं दायमी पेचिश में मुब्तला हूँ। लाख इलाज कराया पर बेसूद। न कोई जड़ी बूटी काम आई, न पुरोहित। हालत ये है कि पेट रोज़ बरोज़ बढ़ता और बाकी शरीर घुलता जाता है। सख्त बीमारी के बावजूद लिखना पढ़ना न छोड़ सका, वो इसलिए कि खेतिहर दलित मेरी प्रेरणा है। ये वो वर्ग है जो अपनी दिनचर्या में बीमारी हो या आज़ारी कोई फ़र्क नहीं आने देते। खुलासा ये कि मैं मृत्यु शैया पर हूँ। मुख्तसरन अपनी ज़िंदगी के कुछ और पन्ने पलट देता हूँ। मेरी पहली शादी कामयाब न हो सकी, नतीजा तलाक की सूरत निकला। 1906 में मैंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरी शादी की। ये महज एक इत्तेफाक है कि उन्हीं दिनों में अपना नावल हम खुरमाओ हम सवाब लिख चुका था, जिसका नायक एक विधवा लड़की से विवाह करता है। मेरी वसीयत है कि मुझे अपने उपन्यासों और कहानियों के नायक नायिकाओं की तरह आदर्शवादी न समझा जाए।
1920 में गांधी जी से प्रेरित होकर मैंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद का दौर संघर्ष मगर संतुष्टि का दौर है। खादी की दुकान खोली, न चली। अपना प्रेस खोला, न चला। एक आध और नौकरियां की, निराश रहा, निराश किया। बंबई फिल्म नगरी का रुख किया। पैसे की चकाचौंध के बावजूद वहां भी कदम न जम सके। हिसाब में सदा का कमजोर जो ठहरा, दिमाग अब भी साथ देता है, हाथ पैर नहीं। इन दिनों लेटे लेटे कहानी लिखी है कफन। शायद ये मेरी अंतिम कहानी हो। मजीद क्या कहूँ, मैंने कलम और कागज के साथ वही किया जो किसान हल और बैल के साथ करता है। गर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शरफ।